वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेवल विथ मी में। और आज हम फिर घूमने जा रहे हैं अपने पोल्ट्री फार्म में। दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग करना तो आसान है। आप लगा लेते हैं पोल्ट्री फार्मिंग, अपना चूजा ले आए और उसको पालन करना शुरू कर देते हैं, या फिर अपने खुद की हेचरी अगर है तो वहाँ से जो निकल रहा है उससे। लेकिन उसके मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है और सबसे ज़्यादा दिक्कत उसकी बीमारियों की है। और मुर्गी की बीमारी ऐसी है कि अगर एक बार आ जाए तो उसको बहुत ही कम चांस रहता है बचा पाना। तो चलिए आज हम उसी के बारे में जानेंगे। और आज हम ट्रेवल विद मी में हैं डॉक्टर मानिक के साथ, और हम पोल्ट्री फार्म में देखेंगे कि क्या क्या बीमारियां आती है वहाँ और उसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि बीमारी आने से इलाज करने से अच्छा है बीमारी आने को रोकना, क्योंकि एक छोटा जीव है। आप उसके लिए प्रिवेंशन जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा होगा। अगर मान लीजिए बीमारी आ गई तो 100% तो नहीं पर 99% आप उसको बचा नहीं पाओगे एक बार अगर आ गई तो। इसलिए सबसे बेटर है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप उसका प्रिवेंट कीजिए जितनी भी बीमारी है उनकी, क्योंकि इनमें अधिकतर जो बीमारी होती है वो वायरस वाली बीमारी होती है, जिनका शायद ही इलाज नहीं होता है। इधर उनका एक ही इलाज है, वैक्सीनेशन। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं उनमें क्या क्या बीमारियां आती हैं और उन्हें क्या क्या इलाज दिया जाता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं फार्म में फिर से नए चूजे आए हैं। ये अभी जो चूजा है वो 20 दिन का है, और इससे पहले वाले 2 बार हम निकाल चुके हैं। इससे पहले जो मैं वीडियो डाला था उसमें हम 2 बार अपना प्रोडक्शन ले चुके हैं। दोस्तों, जो बीमारियां होती हैं वो बाहर से ही आती हैं, इसलिए सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि कंटामिनेशन बाहर से आने देना नहीं है। जो भी आप डाले हैं चूजे उसको बाहर इन्फेक्टेड होने देना नहीं है। और सबसे पहले तो जो बैच आया है उसको दूसरे बैच के साथ मिलाना नहीं है, क्योंकि बीमारी या तो फिर आपको हैचरी से भी आ सकती है या फिर आपके खुद के फार्म से भी आ सकती है। तो सबसे पहले ध्यान रखा जाता है कि आप कहीं अगर दूसरे पोल्ट्री फार्म में अगर कुछ और काम कर रहे हैं, जैसे किसी चीज़ का सप्लाई कर रहे हैं, कटिंग वटिंग का काम कर रहे हैं, तो वहाँ से डायरेक्ट इंटर ना करें, क्योंकि जो कटिंग सेंटर होता है वहाँ पूरे बीमारियों का घर होता है। वहाँ जितने भी सारे जगह के मुर्गियाँ आती हैं उन सभी में बीमारियाँ होता है, और उसके थ्रू आपको वायरस बैक्टीरिया आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि मुर्गियों में सबसे ज्यादा बीमारियां कौन सी कॉमन है और उससे किस तरह से बचाव किया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बता दूं मैं, वायरस वाली बीमारी काफी खतरनाक होती है मुर्गियों के लिए। उसके लिए आपको वैक्सीनेशन बहुत जरूरी रहता है। सबसे पहला वैक्सीन जो होता है मर्स डिजीज का, वो काफी ही डेडली होता है। अगर एक बार फार्म में आ जाए तो इवन फार्म को आप सैनिटाइज करने के बाद भी वो काफी दिनों तक रहता है। तो उसके लिए फर्स्ट डे में ही वैक्सीनेशन करते हैं। जो पहला दिन जब चूजा आता है तो उसको सबक्यूटेनियस इसको दिया जाता है, जो वैक्सीन होता है मर्कस डिजीज का। और इसमें एक काफी खतरनाक होता है। इसमें होता क्या है कि उसके पंख और पैर सारे लकवाग्रस्त हो जाते हैं और चूजा मर जाता है। तो वो काफी ही खतरनाक है। इसके बाद हम लोग 7वें दिन और 14वें दिन में हम लोग वैक्सीनेशन करते हैं। 7वें दिन में हम गुमरो का करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस ब्रुसेलोसिस बोलते हैं। और इसका 7वां दिन में ये तो ओरल रूट या फिर ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू जाता है। और एक न्यू कैसल जो रानीखेत का वैक्सीन होता है उसका हम लोग 14वें दिन में करते हैं। इतना ही सफिशिएंट होता है। इसके अलावा और कई बीमारी होती हैं जो कि बिना वैक्सीन के प्रिवेंट हो सकती है। अब उसके लिए आपको कुछ एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये मेन होता है मर्स डिजीज, गुमरो और न्यू कैसल यानी रानीखेत। इसका वैक्सीनेशन बहुत जरूरी होते हैं। अगर इतना वैक्सीनेशन लगा है तो काफी हद तक आप अपने मोर्टेलिटी को बचा सकते हैं, मोर्बिडिटी से बचा सकते हैं। जैसे अगर रानीखेत अगर आ जाती है तो उसमें भी काफी ज्यादा दिक्कत आता है। एक तो उसके क्या बोलते हैं, डायरिया होने लगेगा, और उसके अलावा उसमें सिर उसका घूमने लगता है। मतलब वो भी एक कंडीशन आता है कि पैरालाइज जैसे हो जाता है।
तो रानीखेत भी काफी खतरनाक होता है। इसके अलावा कॉमन आता है फॉल पॉक्स, फॉल टाइफाइड, ये सब के लिए तो एंटीबायोटिक से भी प्रिवेंशन किया जाता है। तो हम दोस्तों अगर जैसे चूजे हैं तो जब वैक्सीन लगता है उसके जैसे 7वां दिन में लग रहा है, 14 दिन में हम लगा रहे हैं, तो उसके एक दिन पहले से हम इसको प्लेन वाटर देते हैं सप्लाई, और उसके बाद हम वैक्सीन करने के बाद एक दिन और प्लेन वाटर दे के उसके बाद फिर अपना एंटीबायोटिक शुरू करते हैं। अपना सिप्रोफ्लॉक्सासिन 10% दे सकते हैं, जो कई नाम से आता है, हमारे यहाँ सिप्रोसिन करके है। तो उसको जैसे 1000 चूजा अभी हमने हमारे फार्म में दिख रहा होगा, और 1000 चूजे में हम 25 ग्राम डालते हैं सिप्रोसिन का, और उसको एक टाइम में पिलाते हैं। कहने का मतलब हम सुबह से दोपहर तक में पिला खत्म करते हैं, और उसके बाद फिर प्लेन पानी चालू कर देते हैं। इस टाइप से हमारा रहता है। तो एंटीबायोटिक का यूज भी किया जाता है ताकि बीमारियों को प्रिवेंट किया जा सके, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई, मेनली तो ये छोटे जीव हैं तो इनको बीमारी तभी इफेक्ट करती है जब मौसम चेंज हो या फिर टेम्परेचर ऊपर नीचे हो, तो उस टाइम एंटीबायोटिक का यूज करना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि उसी समय ही इफेक्ट करता है। आप रेगुलर बेसिस पे भी सिप्रोसिन दे सकते हैं, और अगर बीच बीच में भी आप चला सकते हैं, ऐसा नहीं कि जरूरी है उसको चलाएं। इससे अभी क्या है, ठंड का मौसम है, तो सबसे बड़ी मेन चीज है इनको गर्मी देना। तो आप देख रहे होंगे हमने चारों तरफ पॉलीथीन की एक शीट लगा के रखी है, इसको हम गिरा देते हैं, और रात में अगर देखा जाए तो हैलोजन के जो बल्ब हैं हमने लगा के रखे हैं, वो जला देते हैं, क्योंकि इसको टेम्परेचर काफी अच्छा मिलता है। फीडिंग के लिए कंटिन्यू हम ध्यान देते हैं कि जो उनके ड्रिंकर फीडर हो हमेशा साफ रहें। चलिए हम फार्म के दूसरे भाग में बात करते हुए चलते हैं। इधर हमने दूसरे चूजे डाले हुए हैं। पिछले बार बस यहीं तक हमारा फार्म सीमित था, और इस बार हम और भी फार्म में और भी चीजें डाले हैं। देख रहे होंगे हमने एक और शेड बनाया हुआ है। ये चूजे हैं दोस्तों हमारे, आप देख रहे होंगे ये हमारे 11 दिन का चूजा है, और अभी इसमें 1000 चूजे हमने डले हुए हैं। जैसे ही बढ़ते जाता है हम एरिया को और बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी बड़ा एरिया है। और सबसे पहले तो ध्यान एक चीज़ का देना है कि अब जब भी फार्म में एंट्री कर रहे हैं तो रिस्ट्रिक्टेड लोगों को ही एंट्री करने दें, क्योंकि कौन कहाँ से इन्फेक्टेड होकर आ रहा है उसकी हमको जानकारी नहीं है। खुद के जो यहाँ पे काम करते हैं वर्कर, बस वही एंटर करें, वरना बीमारी अगर आए तो काफ़ी दिक्कत होता है। इसके अलावा बाहर के जो पोल्ट्री हैं, जो मुर्गी, उस सबको एंटर करने देना है ही नहीं। अगर वो इंटर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होएगा, क्योंकि उसी के थ्रू ही बीमारी आएगी। इसके अलावा दोस्तों हम इनको बीच बीच में लीवर टॉनिक चलाते हैं, और ताकि वो उनका पाचन तंत्र अच्छे से बना रहे। हम लीवर टॉनिक बीच बीच में इनको देते रहते हैं ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू, उसमें पानी में ही मिला देते हैं। और ये क्या है, अपना चूजा जो फीड करते जाता है, हम आपको एक सिप्रोसिन का दिखा रहे हैं। इस तरह से अपना 10% का सिप्रोफ्लॉक्सासिन का सोल्यूबल होता है, जो काफ़ी ज़्यादा बीमारियों को काफ़ी हद तक नियंत्रित करता है। ई कोलाई के कोलिक सेप्टिसेमिया, साल्मोनेला, टाइफाइड, फॉल कोलेरा, कोराइजा, निमोनिया, ये सब विंग रोड, ये सारे डिजीज को ये कंट्रोल करता है। तो हम एक प्रिवेंशन के तौर पे भी एंटीबायोटिक कंटिन्यू चला सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस तरह से अगर ध्यान रखें आप अपने फार्मिंग का, तो काफ़ी हद तक आपको नुकसान से बचा जा सकता है, और काफ़ी अच्छा आप अपना वो ले सकते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। क्योंकि अगर एक भी अगर मरता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस तरह से आप देखिए दोनों फार्म हमने अलग करके रखे हैं, दोनों को हमने कंबाइन नहीं किया है। उसमें 20 दिन का चूजा है, और इसमें अभी 10-11 दिन का चूजा रखा हुआ है, और सबके लिए अलग अलग व्यवस्था बनाई गई है। तो ये था दोस्तों हमारा विजिट आज पोल्ट्री फार्म में होने वाली बीमारियों के बारे में। इसके अलावा भी अगर कोई बीमारी अगर है तो हमें डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको सुझाव देंगे। और कोई भी परेशानी आए तो हमें कांटेक्ट कीजिए, हमारा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। तो दोस्तों ये था विजिट अपने ट्रेवल हमारे फार्म का। हम अगले ट्रेवल में आपको दूसरे जगह लेके जाएंगे। तब तक के लिए
बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।